नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि बीजेपी ने कैबिनेट की ओर से भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी पर खुशी जताते हुए इसे जनता से किया गया वादा पूरा करने वाला बताया है। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये ठोस कदम राज्य के भू संसाधनों और मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हृदय की मांग, जो देवभूमि के भौगोलिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को और अनादि समय तक उसको स्थापित रखने की जो एक बड़ी मांग थी कि राज्य के अंदर भू कानून बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन भावनाओं की इस मांग को धरातल पर उतारा है। आज ही कैबिनेट उसको मंजूरी दी है और कल ही मुझे लगता है कि सदन के अंदर विधेयक आएगा और उत्तराखंड के अंदर हिमाचल से कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। ये यहाँ की जनता का जो मत था, और पिछले दिनों जब मैं इस बात को कहता था कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून का भी अच्छा स्वरूप लेकर कोई पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी, और मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने साथ धरातल उतारा है। मैं पूरे देश की जनता को अपनी ओर से इस कानून के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अब हमारा देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है वो निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उधर आपको बता दें कि प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग उठाई जा रही है, जो अब जल्द पूरी होने जा रही है। दरअसल धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। तो वहीं सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती आ रही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी बजट सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे। मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं कि जो सख्त भू कानून लाने का एक माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था इस सदन में लाएंगे, वो अब आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है। अब हमारे बाहर के ऐसे लोग जो यहाँ आके और अपना हित साधने के लिए यहाँ की ज़मीन को खरीदते थे, उस प्रकार का उपयोग नहीं करते थे, उसके ऊपर अब नियंत्रण होगा। और जो हमारी जनभावना है उसका सम्मान करते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। मैं इसके लिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूँ। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के पहले दिन उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच झड़प हुई, जिस पर संसदीय मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया। तो वहीं इन सबको लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा इस पर वो भी सुनिए। देखिए, उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी देंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके मायने यही नहीं कि वो हमारे माननीय सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगाएं, मिथ्या आरोप लगाएं। अगर इसमें सच है तो सच सामने आना चाहिए। क्यों नहीं, किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही। साथ ही कहा कि यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी काफी गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के, किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए? ऐसा है, आप मुझे 3 साल से जान रहे हैं और मैं बहुत क्लियर हूँ अपने सोच में, अपनी संस्कार में और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए शायद मुझे हेडमास्टरनी भी कहा जाता है एंड आई लव इट। मैं हूँ हेडमास्टरनी क्योंकि वहाँ की गरिमा रखना मेरा दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है और यही एक्सपेक्टेशन मेरी सबसे है, सरकार से है, ऑपोजिशन से है, सबसे यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वो कोई चौराहा नहीं है, चौराहा नहीं है। हमारी श्रद्धापूर्ण श्रद्धा की जगह है, मंदिर है हमारे लिए। क्या हम मंदिर में इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह का झगड़ा करते हैं? तो मैं तो कल मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली दुख हुआ कि गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, हमारे सदन की गरिमा नहीं रखी गई। तो ये इसको तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ और ये शायद कोई भी सही सोचने वाला आदमी इसी तरह से सोचेगा तो बिल्कुल सही नहीं। हम भी एक संवैधानिक पद पे हैं। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे, माय बॉस। तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं। ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इस पे। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे हैं, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि ये हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जब चोरी बाजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं, आज तक अंकिता हत्याकांड का आज तक वो नहीं पता चला कौन वीआईपी थे, कौन कौन क्या था। किसी के बारे में कोई बात नहीं है। हाउस को चलने नहीं देना है, हाउस की अवधि को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ये इस तरीके के ड्रामे। और इधर आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिस पर जानकारी देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि आगामी मई के महीने में सीडीएस अनिल चौहान के पौड़ी जनपद में मौजूद गांव में सरकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीडीएस के गांव में होने वाले मई महीने के कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच में विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम सीडीएस साहब भी हमारे पौड़ी ज़िले से थे और अभी जो द्वितीय सीडीएस है हमारे माननीय चौहान जी, वो भी हमारे ज़िले से हैं और हमारे और उनकी मुलाकात होती रहती है। आज वो मुख्यमंत्री जी को मिलने आए थे, फिर मेरे साथ भी बैठे थे और हम मई में प्लान कर रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जो है हम उनके गाँव में करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में काफ़ी बातचीत उनसे हुई है और सेना के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे सीडीएस चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आप देख रहे होंगे कि वो छोटे से गांव से उठ के जो है भारत के सीडीएस बने हैं। हमने उनको शुभकामनाएं भी दी है और 1 मई में एक बड़ा कार्यक्रम में उनके गांव में आयोजित करने जा रहे हैं। और उधर आपको बता दें कि देहरादून में स्कूल वैन एसोसिएशन के अध्यक्ष की अगुवाई में स्कूल वैन संचालक ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर आने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सभी प्रदर्शनकारी आरटीओ अधिकारी से मिलने पहुंच गए। आपको बता दें कि स्कूल वैन संचालक अवैध रूप से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। ई रिक्शा, ऑटो, टाटा मैजिक, विक्रम संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आरटीओ अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। स्कूल वैन एसोसिएशन के लोग आरटीओ देहरादून में यहाँ एक प्रत्यावेदन लेकर के आए थे। कुछ डिमांड उनकी थी। अभी देखा होगा आपने कि हम लोग काफी बड़े स्केल पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो इनका कहना है कार्रवाई सब पे हो, सिर्फ हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, जो भी नियम का अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी और भी डिमांड थी कि कुछ हमें टैक्स में छूट दी जाए, स्कूल वैन के कलर को चेंज करने के लिए भी टाइम मांगा इन्होंने है। तो ये 3-4 मुद्दे को लेकर के आए थे। सबसे मेन डिमांड इनका वही था कि आप सभी में कार्रवाई करें,
जो भी बच्चों को ढो रहे हैं, जो गाड़ियां हैं, उन सब पे कार्रवाई कीजिए। देखिए, देहरादून में स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के परिवहन विभाग द्वारा स्कूल मैक्सी कैब के नाम से परमिट जारी हो रखे हैं, जिसको सुरक्षा को लेकर बहुत सारे नियम है। गाड़ी पीले रंग की होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर जाली लगी होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, गाड़ी की सुरक्षा की दृष्टि से सीज फायर होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर जो है स्पीड गवर्नर होना चाहिए, गाड़ी के अंदर जीपीएस लगाना होना चाहिए 2019 के। तो तमाम नियम कायदे कानून जो है वो परिवहन विभाग ने केवल इसलिए बनाए थे कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्कूल वैन चालक, जो स्कूल वैन के नाम से जो संगठन में संयोजित है, जो संगठन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो तो सब इस नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अन्य कई रूट धारक, परमिट रूट धारक लोग ऐसे हैं जो बच्चों की गाड़ी को जो संचालित कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की गाड़ी की सुरक्षा को लेकर वो किसी नियम कायदे का पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें तमाम गाड़ियां शहर के अंदर है। तो हम परिवहन विभाग के अधिकारी आरटीओ साहब से, शैलेश तिवारी जी से आज उत्तराखंड स्कूल डोनेशन के माध्यम से हम लोग मिले। हमने उनसे बोला कि देहरादून शहर के अंदर रहकर एक ही काम के लिए दो नियम कायदे नहीं बन सकते हैं। आपने स्कूल वैन के नाम से, अगर स्कूल मैक्सी कैब के नाम से अगर आपने परमिट जारी किए हैं, तो जो नियम उसके अंदर है वो अन्य जो बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, स्कूली बच्चों को, तो उनके लिए भी वही नियम लागू होने चाहिए। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो खतरा देहरादून शहर के अंदर इस समय उत्पन्न हो रखा है, वो सुरक्षा को भी जो है हम लोग कायम कर सकेंगे। और आज हमने इसी को लेकर जो है हमने यहाँ पर परिवहन अधिकारी जी को हमने एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। और अगली खबर मसूरी से है, जहां कॉलेज हॉस्टल की भूमि पर सड़क के निर्माण को लेकर छात्र संघ ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद छात्रों ने मामले को लेकर एसडीएम मसूरी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही भूमि से हो रही छेड़छाड़ पर कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। द्वारा प्राचार्य महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो कि सड़क कॉलेज भूमि में सड़क निर्माण के विषय में था। तो हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि पे सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए, जो कि कॉलेज की संपत्ति है। और पहले भी कॉलेज की संपत्ति में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है, तो हम और ज़्यादा अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि में कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिससे कि बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लाभ मिले और बाहरी बच्चों को लाभ मिले, मसूरी के क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिले। तो जिससे कि मसूरी के बच्चे बाहर देहरादून पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो मसूरी में ही पढ़ें और उनको उस चीज़ का लाभ मिले। अतिक्रमण जो हो रखा है उसे हटाने की बात कर रहे हैं आप? जी, हम बिल्कुल अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सरासर गलत है। और हम चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि में सड़क निर्माण ना हो और कॉलेज की भूमि में वो तार-बाड़ की जाए। जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला था कि जो कॉलेज की हॉस्टल वाली भूमि है, वहाँ पर की सड़क का वो जो निर्माण का कार्य के लिए वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर कुछ तैयारी की गई है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और पूर्व में ही वहाँ पर बहुत सारे जैसे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसका तत्काल रूप से उसमें अतिक्रमण ध्वस्त करना चाहिए। और हमारी जो सबसे पहले से जो मांग थी, जो हॉस्टल वाली जो भूमि है, उसकी तारबाड़ या बाउंड्री की जाए। क्या मानते हैं वहाँ पर जो सड़क निकालने की कवायद की जा रही है, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो हॉस्टल वाली भूमि है, उसके वहाँ से वो गुजारने की वो बात कर रहे हैं, पर हमारा मानना है कि उसके। और इधर आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में 1 महीने तक रोजाना 5 घंटे तक बिजली बाधित होने का शेड्यूल जारी किया गया है। बिजली विभाग के अनुसार गोलापार के गांव को अगले 1 महीने तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। यूपीसीएल की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर की लाइन AAAC केबल में परिवर्तित की जाएगी। इसके लिए बिजली बाधित रहेगी। साथ ही बता दें कि यूपीसीएल के अधिकारियों ने बताया है कि बिजली घर के बीच जंगल से होकर जाने वाली लाइन में आंधी बारिश के दौरान फॉल्ट हो जाते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए यूपीसीएल केबल बदल रहा है। तौर पे हमारे पास टीपी नगर से है, अभी हाल फिलहाल टीपी नगर से हमारी सप्लाई चल रही है। वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और फीडरों को भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि टीपी नगर के पास अगर कैपेसिटी हुई तो। नाइट सप्लाई तो कंटिन्यू है। उसके बाद तो खाली 10 बजे से 3 बजे तक की डिस्टर्ब रहेगी वहाँ की। वो भी ग्रामीण फीडर जो हैं, दानी बंगर फीडर है एक हमारा और एक कालीचौड़ फीडर है, 2 की सप्लाई बंद रहेगी बस। कितना समय लगने वाला है इस पूरे एक्शन प्लान में? इसमें लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा हमें, लेकिन गर्मी से पहले हम इसको कर देंगे। हमने भी जो रखा हुआ है वो 15 मार्च तक इसको कंप्लीट करने का रखा हुआ है। नहीं, गोलापार में शिफ्टिंग नहीं है। जो हमारी 33 की रानीबाग से गोलापार लाइन जा रही है, उसमें अभी ओपन कंडक्टर में पूरी की पूरी लाइन है वो।
जिसको हमारा लगभग 4.5 किलोमीटर कवर्ड करने का है, जो हमारा जंगल के रास्ते से जाती है, जिसमें एक्चुअली बारिश के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। बारिश और जब हवा चलती है टहनी गिरने से ब्रेकडाउन, तो हम उसमें कवर्ड कंडक्टर लगा रहे हैं। तो उस कवर्ड कंडक्टर लगाने के लिए, क्योंकि लाइनों 4.5 किलोमीटर के आसपास की लाइन में भी लगना है, तो उसमें शटडाउन के बीच में पोल भी लगने हैं उसमें। तो इस वजह से हमने शटडाउन प्रपोज किया हुआ है 1 महीने लगभग का, प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक का, जिसमें कल से कार्य शुरू हो गया है। इन द मीनवाइल हम जो गोलापार के जितने ट्यूबवेल वगैरह हैं और स्टेडियम फीडर है, उनको सप्लाई हम टीपी नगर से प्रोवाइड करा रहे हैं, उन दोनों फीडरों को। और जहाँ तक ये शहर का सवाल है, शहर में हमारा एक फीडर मंडी फीडर जो है वो चलता है टीपी नगर से, तो टीपी नगर भी ओवरलोड जो हो जाता है तो हमारा फीडर काट देते हैं, उस वजह से यहाँ भी थोड़ा। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि चंडी घाट का निर्माणाधीन फ्लाईओवर इस बार भी कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बना रहा है। दरअसल हरिद्वार नजीबाबाद निर्माणाधीन हाईवे और फ्लाईओवर पिछले कई सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। ये मतलब काम की व्यवस्था स्लो पोजीशन से हो रहा है, इसको फास्ट होना चाहिए ताकि हमारे आने जाने में दिक्कत ना हो। काम को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेट ना किया जाए। जाम लगने की मतलब जो कहीं भगवान हाईवे है तो वहाँ पर मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। दिक्कत तो अभी तो थोड़ी है, पर आगे को जैसे शिवरात्रि आ रही है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब बीच में कहीं बन गई है कहीं नहीं बनी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें काम, पर काम पूरा बहुत स्लो हो वैसे देखा जाए तो। काफ़ी साल हो गए मतलब काम को चलते हुए, पर अभी कंप्लीट है नहीं। जाम की स्थिति अभी तो थोड़ी कम है, पर लग रहा है आने वाले टाइम में जब शिवरात्रि आ रही है तो ज़्यादा रहेगी। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिडकुल में फार्मा और लैब्स के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की बड़ी प्रदर्शनी लगने जा रही है, जिसको लेकर उद्योगपतियों के संगठन इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड चैम्बर्स और एमट्रैक की ओर से आयोजित एक्सपो 20 से 22 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर एक्सपो के आयोजकों ने विकास भवन स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक्सपो की विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में जानकारी साझा की है। हर चीज निरंतर नई टेक्नोलॉजी, नई मॉडरेशन, अपडेशन में चल रही होती है। निरंतर जो यहाँ पर मशीनरीज का आ रहा है कि पिछले साल जो मशीनरीज थी अब उसमें इस साल में और अपग्रेडेशन हो चुका होगा, तो नई टेक्नोलॉजी सभी मशीनरी के वेंडर्स बड़ी बड़ी मशीनों को स्वयं यहाँ लेकर के उनके डिमोन्स्ट्रेशन, उनके सब हेड लोग, सभी उनके पार्ट्स वाले लोग भी, सभी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए रॉ मटेरियल के लोग, सभी लेबोरेटरी के लोग अपने इक्विपमेंट्स को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अकेले हरिद्वार की बात करें तो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री हरिद्वार में है, तो सभी लोगों को यहाँ पर ही नई अपनी मशीनरीज लेने का, आए हुए लोगों से डील करने का, नई चीज़ों को समझने का, सारे अपने रॉ मटेरियल्स में क्या चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, वो सबको देखने का यहाँ एक ही छत में अगले 3 दिन में एक बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस बार देश विदेश की 130 कंपनियां अपनी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को इस एग्जीबिशन के माध्यम से उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों के सामने ला रही हैं। ये इसमें 120 कंपनियां इंडियन कंपनियां हैं और 10 कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। ये कंपनियां एक छत के नीचे सभी तरह की फार्मा टेक्नोलॉजी, अगर किसी को भी फार्मा उद्योग लगाना है तो उसके लिए प्लांट मशीनरी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी, और इससे रिलेटेड और भी जो एलाइड सर्विसेज है जो भी किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी टेक्नोलॉजी को एक ही छत के नीचे एग्जिबिट किया जा रहा है। एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार उद्योगपति होना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। पिछली बार के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से देखें तो इस बार करीब 6000 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव इस एग्जीबिशन को 3 दिन में विजिट करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मसूरी में 75 साल के राष्ट्रीय स्केटर्स ने मसूरी से दिल्ली की यात्रा को किया याद। मसूरी स्थानीय प्रशासन से की स्केटिंग रिंक हॉल बनाए जाने वाले। काशीपुर सैनिक कॉलोनी में वन विभाग ने अजगर का किया सफल रेस्क्यू। 70 किलो का अजगर देखकर इलाके में मचा हड़कंप।
हरिद्वार में दो पक्षों में चल रहे विवाद को लेकर हुई फायरिंग। खेत की मेड लगे पेड़ को काटने का था मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। विकासनगर में पावर इनटेक से बरामद हुआ युवक का शव। कई दिनों से लापता बताया जा रहा था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में 4 युवकों पर पुलिस से अभद्रता करने का आरोप। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के स्वास्थ्य में पूरी तरह हुआ सुधार। डिस्चार्ज के बाद भी पूर्व विधायक जबरन अस्पताल रह रहे। हल्द्वानी में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन से हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत। हरिद्वार में नक्शा प्रोजेक्ट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नगर पंचायत के सभासद और अधिकारी कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। हरिद्वार के सिडकुल में फार्मा और लैब्स प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। 20 से 22 फरवरी तक चलेगा एक्सपो। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देहरादून में वैन संचालक ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। स्कूल वैन एसोसिएशन के अध्यक्ष की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।